प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग जो विद्यालय अध्याय का शेष भाग है उसका अध्ययन करेंगे कि समाज में विद्यालय का महत्व एवं आवश्यकता। समाज में विद्यालय का महत्व एवं आवश्यकता क्या है, इम्पोर्टेंस एंड नीड्स ऑफ स्कूल इन सोसाइटी। तो समाज में विद्यालय का महत्व है तो उसमें महत्व आवश्यकता को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो वैसे तो विद्यालयों के अलावा शिक्षा के अनेक साधन हैं, जैसे परिवार है, धर्म है, समुदाय है, और लेकिन विद्यालय जो है विद्या या शिक्षा ग्रहण करने का जो साधन है, किंतु परिवार और विद्यालय, परिवार और धर्म और समुदाय जो है इनका न तो कोई पूर्व निश्चित होता उद्देश्य होता है, न कोई पूर्व निश्चित प्रोग्राम कार्यक्रम होता है, न कोई टाइम टेबल होता है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी इनका विद्यालयों के व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तथा विद्यालय ही एक ऐसा साधन है, विद्यालय ही एक ऐसा साधन है जो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। वहाँ पर पूर्व निश्चित उद्देश्य होते हैं, पूर्व निश्चित उद्देश्य होते हैं और कार्यक्रम होते हैं, तो इस प्रकार व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास विद्यालय द्वारा ही सुनिश्चित होता है। और विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता और खेलकूद, फिर मुख्य उसका कार्यक्रम जो है विद्या अध्ययन करना, ये सब होते हुए तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास विद्यालय द्वारा ही संभव है। दूसरा है विद्यार्थियों में बहुमुखी चेतना को विकसित करने का साधन। तो विद्यार्थियों में बहुमुखी चेतना अर्थात बहुमुखी चेतना को विकसित करने का साधन। तो विद्यालय चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब में विभिन्न परिवारों, समुदायों, जातियों, धर्मों और वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। चाहे बड़ा विद्यालय हो चाहे छोटा हो, सभी में विभिन्न परिवारों और समुदायों, धर्मों, वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। विद्यालय में सभी संस्कृतियों के विद्यार्थी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनका रीति रिवाज, परंपराएं और खान पान, पहनावा क्या है, तो उसके माध्यम से एक दूसरे का बच्चे सीखते हैं, देखते हैं। परिणाम स्वरूप इसमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की संस्कृति के गुणों का विकास होता है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चों में एक दूसरे की संस्कृति के गुणों का, विशेषताओं का विकास होता है, अच्छाइयों का। इस प्रकार विद्यालय विद्यार्थियों में बहुमुखी संस्कृति का विकास करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार आपने देखा कि विद्यालय में विभिन्न परिवारों, समुदायों, धर्मों, वर्गों के लोग आते हैं पढ़ने, तो एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। तो मित्रता के माध्यम से हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे की संस्कृति के गुणों को सीखते हैं, जिससे हमारी बहुमुखी संस्कृति एवं चेतना का विकसित करने का सर्वोत्तम साधन विद्यालय ही होता है। फिर तीसरा है घर एवं विश्व को जोड़ने वाली कड़ी। तो घर एवं विश्व को जोड़ने वाली कड़ी। विद्यालय, यह तो ठीक है कि घर बालक की प्रथम पाठशाला है, लेकिन घर में बालक को जो शिक्षा प्राप्त होती है वह अत्यंत संकुचित होती है। घर में बालक को जो शिक्षा प्राप्त होती है वो अत्यंत संकुचित होती है। यदि बालक की शिक्षा घर तक सीमित रहे
वह संसार के लोगों, उसके रीति रिवाजों, सामाजिक शिष्टाचार, सहानुभूति आदि को ग्रहण नहीं कर सकता। तो वैज्ञानिक खोजों, विश्व बंधुत्व के गुणों आदि को भी नहीं सीख पाएगा। इस अनभिज्ञता का वह न अपने जीवन में कोई प्रगति कर पाएगा, न समाज की कोई मदद कर पाएगा। तो विश्व बंधुत्व के लिए विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है अत्यंत विस्तृत एवं महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय में उन सभी अच्छी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है जिनका ज्ञान घर पर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो विद्यालय में उन सभी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है जिनका घर पर नहीं हो पाता है। तो विद्यालय जो है घर से शिक्षा का उत्तम साधन है। विद्यालय जो है घर से शिक्षा का उत्तम साधन है। विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है, या विद्यालय शिक्षा का घर से उत्तम साधन है। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम साधन है, यही हेडिंग भी है। तो उत्तम स्थान ये हो गया। अब शिक्षित नागरिकों का सृजन, शिक्षित एजुकेटेड सिटीजन्स का निर्माण। तो समाज में विद्यालय एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जो इस शिक्षित नागरिकों का निर्माण करती है। आज भी हम समाज में सर्वे करें ग्रेजुएट का, तो ग्रेजुएट पास अब तो बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हो गए, पहले ग्रेजुएट पास मिलते नहीं थे। बीए, बीएससी, बीकॉम। यदि देश के सभी बालकों को एक निश्चित आयु तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए तो निश्चित है कि देश के सभी नागरिक साक्षर तथा नागरिकता के उपयोगी गुणों जैसे सहयोग, परोपकार, सहानुभूति, दया आदि से विभूषित होंगे। तो शिक्षित नागरिकों के सृजन, शिक्षित नागरिकों का निर्माण करने के लिए हमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, जैसे संविधान के अनुच्छेद 45 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 14 साल, 6 से 14 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट में हो गया। तो शिक्षित नागरिकों का निर्माण एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अभिन्न अंग है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना, भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना, ये शिक्षित नागरिकों का कर्तव्य है। फिर आदर्शों एवं विचारधाराओं को फैलाने का महत्वपूर्ण स्थान। तो यहाँ में यदि हम राजनीतिक इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि राज्य किसी प्रकार का हो, सब में विद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रहता है। राज्य किसी भी प्रकार का हो, सब में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। विद्यालय उसके बाद ये वह इसलिए कि प्रत्येक राज्य प्रशासन को सफल बनाने के लिए और अपने आदर्शों, विचारधाराओं को जनता तक फैलाने के लिए विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय जो है अपने आदर्श एवं विचारधाराओं को फैलाने का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर है अगला जीवन की जटिलता। जीवन की जटिलता, औद्योगिकरण, नगरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि, संयुक्त परिवार का विघटन, एकल परिवार का गठन, ये हमारे जीवन की जटिलता को बढ़ाया है। औद्योगिकरण की वजह से पर्यावरण का संरक्षण प्रभावित हुआ है, अर्थात पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। तो अधिक वस्तुओं के मूल्यों, अनाप शनाप आवश्यकताओं, अनाप शनाप वृद्धि इत्यादि के कारण वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन बहुत ही जटिल हो गया है। तो वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन बहुत जटिल हो गया है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में इतना संलग्न रहता है कि
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में इतना संलग्न रहता है कि उसे अपने बच्चे की देखभाल करने की थोड़ी सी फुर्सत नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में शिक्षा का कार्य विद्यालय को सौंप दिया गया है। तो मनुष्य अपने जीवन की पूर्ति के लिए, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो उसे बच्चों के लिए फुर्सत नहीं मिलती। तो इसीलिए मनुष्य अपना जो है बच्चों को विद्यालय भेजता है। विद्यालय सर्वोत्तम स्थान है शिक्षा प्राप्त करने का, तो विद्यालय को सौंप दिया जाता है। समाज की निरंतरता और विकास, तो विद्यालय न केवल एक प्रमुख सामाजिक संस्था है बल्कि समाज का लघु रूप है। विद्यालय न केवल प्रमुख सामाजिक संस्था है बल्कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षा प्रक्रिया सामाजिक होने के कारण विद्यालय में सभी प्रभावपूर्ण साधन केंद्रित होते हैं जो समाज की निरंतरता और विकास को बढ़ावा देते हैं, आवश्यक है। विद्यालय की महत्व की ओर संकेत करते हुए विद्यालय समस्त संसार का नहीं बल्कि मानव जाति का एक आदर्श लघु रूप होना चाहिए। तो इसमें टीपी नन के अनुसार विद्यालय समस्त संसार का नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का एक लघु रूप होना चाहिए। ये टीपी नन का स्टेटमेंट है। और अगला है विशाल सांस्कृतिक विरासत। प्राचीन काल से अब तक सांस्कृतिक विरासत में वृद्धि होती चली आई है, किंतु वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज वह और अधिक विशाल हो गई है। तो सांस्कृतिक विरासत जो है वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज और अधिक विशाल हो गई है, और किंतु वैज्ञानिक आविष्कारों का आज वह अनेक प्रकार के ज्ञान, कौशलों, कुशलताओं, कार्य करने की क्षमताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं इत्यादि के अतिरिक्त अनेक प्रकार के ज्ञान, कुशलताओं तक कार्य करने की विधियों का प्रथाओं इत्यादि के विधियों का समावेश हो गया है। इस विशाल सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा देना व्यक्ति या किसी संस्था के काबू के बाहर है। तो विशाल ये जो संस्कृति है, विरासत में जो मिली है, इसकी शिक्षा देना किसी व्यक्ति या संस्था का उसके बस की बात नहीं है, काबू के बाहर है। यह विद्यालय द्वारा ही संपादित हो सकता है। तो ये जो विशाल संस्कृति है इसका हम संरक्षण विद्यालय द्वारा ही कर सकते हैं। एक विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था, तो निरक्षरता, अज्ञानता, निर्धनता, स्थानाभाव, भीड़ इत्यादि के कारण प्राय घर व पड़ोस के वातावरण अशुद्ध, कोलाहलपूर्ण, अव्यवस्थित तथा जटिल होता है। तो घर और पड़ोस का वातावरण अशुद्ध, कोलाहलपूर्ण, अव्यवस्थित तथा जटिल होता है, जिसके कारण हम एक बालकों का अध्ययन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि विद्यालयों में बालकों को स्वस्थ, शुद्ध, सरल, शांत तथा सुव्यवस्थित वातावरण प्राप्त होता है, जिसमें वे भली प्रकार ज्ञानार्जन कर सकते हैं। इस प्रकार का वातावरण विद्यालय के अतिरिक्त कहीं और नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार आप लोगों ने समाज में विद्यालय का महत्व एवं आवश्यकता विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा। अब हम विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय जानेंगे। तो
प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय में है, पहला है नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल पहले समझ लीजिए, घर या विद्यालय से सहयोग, शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में साधन बनाते हुए सर्वप्रथम विद्यालय को विद्यार्थियों के परिवार या घर से सहयोग करना। सर्वप्रथम विद्यालयों को परिवार या घर से सहयोग करना चाहिए। विचारों का प्रत्यक्ष जीवन से नाता टूट जाने से, विचारों का प्रत्यक्ष जीवन से नाता टूट जाने से विचार निर्बल हो जाते हैं और जीवन विचार शून्य हो जाता है। मनुष्य घर में जीता है और विचार मदरसे में सीखता है, इसलिए जीवन और विचार का मेल नहीं बैठता। मनुष्य घर में जीता है और विचार मदरसे में सीखता है, इसलिए जीवन और विचार का मेल नहीं बैठता है। तो इसका उपाय यह है कि एक ओर घर में मदरसे का प्रवेश होना चाहिए और दूसरी ओर मदरसे में घर को घुसना चाहिए। तो विद्यालय का परिवार या घर से सहयोग प्राप्त करने के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल बड़े बड़े नगरों में कुछ परिवार के शिशु 2-2.5 साल की अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो बड़े बड़े जो महानगर हैं उनमें आजकल तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी 2-2.5 साल के बच्चे नर्सरी स्कूल में जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो नर्सरी स्कूल की अध्यापिका माता पिता के समान शिशु की सेवा तथा देखभाल करती है। तो नर्सरी स्कूल की जो अध्यापिकाएं होती हैं वो शिशु की देखभाल जो है माता पिता के समान करती हैं। अध्यापिकाएं जो है शिशु की देखभाल घर की तरह माता पिता के समान करती है। शिशु के माता पिता को शिशु को शिक्षा के संबंध में सलाह भी देती है और शिशु की शिक्षा के संबंध में, बच्चे की शिक्षा के संबंध में बच्चे के माता पिता को उचित सलाह भी देती हैं। फिर दूसरा है अध्यापक का बालक के घर में आना। अध्यापक का बालक के घर में आना। तो अध्यापकों को चाहिए कि वे समय समय पर बालकों के घर जाते रहें और उनके माता पिता से सहयोग देने के लिए उचित दिशा निर्देश दें। तो सहयोग देने के लिए उचित आदेश प्राप्त करते रहें। तो जैसे सहयोग, विद्यालय के लिए सहयोग देने के लिए उचित आदेश प्राप्त करते रहें। फिर अभिभावक अध्यापक संघ। अभिभावक अध्यापक संघ में अभिभावकों और शिक्षकों के एक दूसरे के संपर्क में लाने में इस संघ की स्थापना की गई है। इससे उनमें परस्पर परिचय हो जाता है और विचार विमर्श के द्वारा वे बालक की शिक्षा के संबंध में भी परामर्श दे सकते हैं। तो विचार विमर्श होगा अभिभावक, गार्जियन, माता पिता और अध्यापक के बीच। तो बच्चे के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, तो उसकी चर्चा होगी। उसके आवश्यक दिशा निर्देश अर्थात उचित सलाह देंगे। अभिभावक दिवस। विद्यालय में एक दिन बालक के माता पिता को आमंत्रित करना चाहिए ताकि स्कूल के नियमों या उनकी प्रगति से अवगत हो जाएं। बच्चे के अपने जो प्रगति है, प्रगति उससे अवगत हो जाएं और स्कूल के नियमों से भी परिचय हो जाए। तो विद्यालय में एक दिन माता पिता को अभिभावक पेरेंट्स डे या पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो नाम से जाना जाता है, अध्यापक महोदय भी बालक के माता पिता से बालक के विकास के लिए सहयोग प्रदान प्राप्त करने के लिए कर सकें। तो बालक के विकास के लिए जो अध्यापक महोदय हैं वो माता पिता से कह सकें उसके सहयोग के लिए। और इस प्रकार अभिभावक अध्यापक से एवं अध्यापक अभिभावक से सम्मति लेकर बालक के विकास में सहयोग दे सकेंगे। तो अध्यापक और ये अध्यापक दिवस था। अगला है शैक्षिक कॉन्फ्रेंस, एजुकेशनल सेमिनार या कॉन्फ्रेंस। तो
कॉन्फ्रेंस है। सभी समय पर अध्यापकों, अभिभावकों एवं शिक्षा विभाग कर्मचारियों, प्रतिनिधियों की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, मीटिंग, और जिससे वे मिलकर शिक्षा संबंधी आवश्यक बातों को निर्णित कर सकें। शिक्षा में क्या कमियां हैं जिससे हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, तो उसका लिए अच्छे वातावरण का निर्माण हो सके। फिर अगला है बालकों की प्रगति रिपोर्ट। प्रगति रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट क्या होती है? शिक्षकों को चाहिए कि बालकों को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास की रिपोर्ट समय समय पर अभिभावक को प्रगति रिपोर्ट्स के माध्यम से रिपोर्ट अभिभावक को घर भेजें ताकि वे उन त्रुटियों को दूर कर सकें जो रिपोर्ट में लिखी हुई है। इसके साथ साथ शिक्षालय की रिपोर्ट के उत्तर में अभिभावक को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। फिर विद्यालय की जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें भी अभिभावक को भी अपनी रिपोर्ट उसमें देनी चाहिए लिखकर। तो इससे एक दूसरे का कॉन्फ्रेंस बना रहेगा, तालमेल। तो बालकों के लिए प्रगति रिपोर्ट होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन। अब अगला है पाठ सहगामी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग। तो पाठ्यक्रम सहगामी हमारा जैसे सिलेबस होता है, मुख्य सिलेबस जो हम विषय लिए रहते हैं वो हमारा मुख्य पाठ्यक्रम हो गया। उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं जैसे एनएसएस, एनसीसी और खेलकूद, रोवर्स, रेंजर्स, स्काउट गाइड, वृक्षारोपण कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो चलते रहते हैं, तो इसके लिए अभिभावकों का सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो तन मन धन से यथासाध्य सहयोग, इस प्रकार का कार्य करने में विद्यालय और घर में सहयोग स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तो सहयोग की भावना होनी चाहिए, इससे ये सहयोग की भावना, सहगामी क्रियाओं से अभिभावकों को सहयोग। उसके बाद प्रबंधकारिणी समिति, मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजिंग कमेटी। विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति में बालकों के माता पिता के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। तो विद्यालय का जो मैनेजमेंट होता है उसमें सदस्य के रूप में माता पिता को प्रतिनिधि भी होना चाहिए, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंट करने वाला। विद्यालय में जो कार्य होंगे उनमें उनके परामर्श का भी यथायोग्य स्थान हो। साथ साथ माता पिता आर्थिक सहायता भी विद्यालय को दे सकते हैं, तो इसलिए यह समिति बनती है। शारीरिक विकास में सहयोग, तो शारीरिक विकास में सहयोग, बालक के शारीरिक विकास हेतु गृह एवं पाठशाला का होना जरूरी है, घर एवं विद्यालय का होना जरूरी है। तो विद्यालय के अध्यापक या अध्यापिकाएं बालकों को स्वस्थ रखने हेतु बालकों के माता पिता से पौष्टिक भोजन और खाने के लिए सलाह देते हैं। इस प्रकार पारस्परिक सहयोग से ही बालक का भली भांति विकास हो सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये समाज विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के क्या क्या उपाय हैं। अब हम देखेंगे कि जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय को सामाजिक जीवन से संपर्क, आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रचलित विद्यालय का सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। जो आजकल के जो प्रचलन में विद्यालय है उनका सोशल लाइफ से कोई संबंध नहीं होता। फलस्वरूप जब हमारे देश के बालक शिक्षा प्राप्त कर वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनमें अनुकूलन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हम समाज के साथ कैसे व्यवहार करें, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली बनाने विद्यालय का सामाजिक जीवन घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहिए। इस संबंध में जॉन डीवी ने लिखा कि विद्यालय समाज का लघु रूप होना चाहिए, विद्यालय समाज का लघु रूप होना चाहिए। परीक्षा में आता है कि विद्यालय समाज का लघु रूप होना चाहिए। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए रहेगा, तो उसमें जॉन डीवी का कथन सत्य है, ऐसा ही लगाना पड़ेगा। तो सामाजिक जीवन संबंध स्थापित करने हो निम्नलिखित उपाय कार्य में लाए जा सकते हैं। तो सामाजिक जीवन के लिए निम्नलिखित उपाय जो है विद्यालय में लाए जा सकते हैं। तो इसमें है, पहला है कि समाज के सदस्यों को निमंत्रण। तो
समाज के सदस्यों को निमंत्रण, समाज के सदस्यों को निमंत्रण। तो इसमें क्या होता है कि विद्यालय चाहिए को उपयोगी कामों में लगे हुए समाज के सदस्यों को समय समय पर विद्यालय में आमंत्रित करें। ये आमंत्रण सदस्य भाषण द्वारा अपने अपने व्यवसायों के संबंध में विद्यार्थियों को बताएं। तो ये जो सदस्य आमंत्रित हों ये विद्यार्थियों को बताएं कि वो क्या क्या करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, अपने भाषण के माध्यम से बच्चों को बताएं। और समाज में महत्व क्या है उस व्यवसाय का, उसकी कठिनाइयाँ और अच्छाइयों को विद्यार्थियों के सम्मुख रखें। इससे विद्यार्थियों में समाज का ज्ञान होगा, समाज का ज्ञान बढ़ेगा कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते हैं, किस किस कार्यों में उनकी रुचि है। अगला है सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों का गठन। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों का गठन, सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों का गठन। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों का संगठन, तो इसमें सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों को संगठित करना चाहिए। इन क्लबों के सदस्य छोटी छोटी टोलियां बनाकर पास के स्थान की समस्याओं और आवश्यकताओं का अध्ययन करें, जैसे सड़कों और पार्कों की दशा, पानी जो पीने वाला पानी है उसको शुद्ध करने के लिए सार्वजनिक नल और कुओं की व्यवस्था अध्ययन करने के उपरांत विद्यार्थी सुझाव सहित रिपोर्ट तैयार करें। इन रिपोर्टों का निरीक्षण कर प्रधानाध्यापक और नगर पालिका को भेजें। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण, समाज का जो सार्वजनिक सर्वेक्षण, जैसे हमारे गांव में कौन कौन सी सड़कें खराब हैं, कौन कौन से हैंड पाइप्स खराब हैं, तो उसका हम सामाजिक सर्वेक्षण कर प्रधानाध्यापक को बताएं और नगर पालिकाओं को भेजें। इससे समाज की समस्याओं का हल होगा ही, साथ ही साथ विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन का भी ज्ञान होगा। तो सामाजिक सेवा, समाज सेवा में भाग लेना। नेक्स्ट है समाज सेवा में भाग लेना, पार्टिसिपेट इन सोशल सर्विस। समाज सेवा में भाग लेने के लिए विद्यालय को चाहिए कि वह समाज की भलाई की दृष्टि से रखते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का छूट दे। विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों में समाज सेवा के आदर्श की आकांक्षा को कूट कर भरना चाहिए। समाज सेवा अर्थात जैसे कहीं कोई बालक गिर गया, तो एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उसे तुरंत हमें एनएसएस के अंतर्गत ये नियम है कि उसे अस्पताल तक पहुंचाएं, उसकी तत्कालीन जो हमारे लायक मदद हो सके करें। कहीं बाढ़ आ गया तो उसे कैसे नियंत्रण करें, और पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण कैसे करें, कहीं रोड टूटी है तो उसका निर्माण कैसे करें, और तमाम प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों जैसे विभिन्न प्रकार के त्योहारों, विभिन्न प्रकार के समारोहों के आयोजन में हम भाग लेने की और उसमें सेवा करने के लिए हमें चेष्टा होनी चाहिए। उसके बाद चौथा है समाज सेवा संघों का निर्माण। तो समाज सेवा संघ जो बनता है इसमें संक्रामक रोगों जैसे इस समय कोविड-19 जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके बचाव के लिए हमें विद्यालयों से भी कोरोना योद्धाओं को तैयार करके समाज को जागरूक करना और उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये है सामाजिक सेवा संघों का निर्माण। तो आप संक्रामक रोगों से फैलने तथा उत्सव एवं जुलूसों में लोगों की सहायता करेंगे। उत्सव या जुलूस निकलता है तो उसमें भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हमें विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थियों में समाज सेवा के आदर्श और आकांक्षा को
कूट कर करना चाहिए और इन कार्यों में स्काउटिंग कार्यों से संबंधित कर दिया जाए। जनता का बहुत ही हित होगा और उसकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। जैसे अभी कोविड-19 महामारी से भी हमें पीजी लेवल के जो स्टूडेंट हैं, जो जागरूक हैं, उन्हें हमें लगा देना चाहिए और एक कोरोना योद्धा के रूप में तैयार करके और इस संक्रामक बीमारी महामारी से बचने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उसके बाद सामाजिक विषयों का अध्ययन विद्यालयों में सामाजिक विषयों के अंतर्गत नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और इन विषयों का अध्ययन कराया जाता है, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि। तो उसके अध्ययन से विद्यार्थियों के समाज की आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक उसकी स्थिति का पता चलता है। उसके समाज की आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। फिर विद्यालय प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र, ग्रामीण और नगर दोनों विद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। इससे एक तो देश की निरक्षरता दूर होगी, दूसरे विद्यालय के संपर्क में रहने वाले प्रौढ़ व्यक्ति विद्यालय की प्रगति में सहायता करेंगे, तो रुचि लेंगे। तो राज्य द्वारा संरक्षण, तो नेपोलियन ने कहा था जन शिक्षा सरकार का प्रथम कार्य होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो उसने कहा था कि जन शिक्षा सरकार का प्रथम प्रयास होना चाहिए। इस प्रकार आप लोगों ने विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय देखा। अब और अच्छे विद्यालयों की स्थापना, विद्यालय शिक्षा को प्रभावशाली तभी साधन हो सकते हैं जब अच्छे विद्यालय की स्थापना स्वयं सरकार करे। अच्छे विद्यालयों की स्थापना हो और उसके बाद प्रशिक्षण विद्यालयों का पुनर्गठन हो, फिर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो। विद्यालय में अच्छे कार्यकुशल और उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले सफल हो सकते हैं, अध्यापन करने वाले योग्य शिक्षक हों। किंतु विद्यालयों को योग्य शिक्षक तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि हमारी सरकार उन्हें पर्याप्त वेतन तथा आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था करे। तो हमारी सरकार जब हमारे शिक्षकों को आवश्यक वेतन एवं उसको विभिन्न सुविधाएं जो है प्रदान करने की व्यवस्था करे, तो हमें विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और उदार आर्थिक सहायता, तो सरकार को चाहिए विद्यालयों को उदार आर्थिक सहायता दे। तो केवल कहते हैं दुख के साथ करना पड़ता है कि धन के अभाव का बहाना कर हमारी सरकार शिक्षा पर बहुत कम खर्च करने के लिए उन्नत होती है। तो इस प्रकार आज का वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ये वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू।